हेलो। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि नामांकन चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती चरण क्यों है। आरओ या रिटर्निंग ऑफिसर की जरा सी गलती से ये पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा सकती है। मिलिए सुशील कुमार से, ये हैं एक रिटर्निंग ऑफिसर। चलिए नामांकन प्रक्रिया की पेचीदगियों पर एक नजर डालते हैं। देश में होने वाले आम चुनावों के मामले में गजेट ऑफ इंडिया में राष्ट्रपति की अधिसूचना छापी जाती है। राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए स्टेट गजेट में राज्यपाल की अधिसूचना को छापा जाता है और इसी दिन चुनाव आयोग भी ऑफिशियल गजेट में एक अधिसूचना जारी करता है और चुनाव के विभिन्न चरणों के लिए कार्यक्रम तय करता है। इस अधिसूचना के फौरन बाद उसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 1 में चुनावों की एक पब्लिक नोटिस जारी करता है। इस सूचना में उस स्थान का भी जिक्र होता है जहां सुशील और उनके एआरओ नामांकन पत्रों को प्राप्त करेंगे। सूचना में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि, टाइम और स्क्रूटिनी के स्थान, नामांकन वापस लेने और चुनाव की तारीख और घंटों का जिक्र भी होता है। एक रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर यह सुशील कुमार की ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करें कि नोटिस अंग्रेजी में हो और राज्य की आधिकारिक भाषाओं में भी। इसे उसके कार्यालय के नोटिस बोर्ड और नामित एआरओ के ऑफिस में भी लगाया जाए। इसे व्यापक पब्लिसिटी देने के लिए दूसरे स्थानों पर भी लगाया जाता है, जैसे कि पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत और तालुक दफ्तर आदि। केवल रिटर्निंग ऑफिसर ही इस पब्लिक नोटिस को जारी करने के लिए अधिकृत होता है। निर्धारित एआरओ ही किसी आरओ के अन्य कामकाज अंजाम दे सकता है। एआरओ नामांकन पत्रों की जांच तब तक नहीं कर सकता जब तक आरओ लिखित में उसे इस काम के लिए अधिकृत नहीं करता। ऐसा किसी अपरिहार्य स्थिति में ही हो सकता है। नामांकनों को दाखिल करने का काम चुनावों की अधिसूचना और पब्लिक नोटिस जारी होने वाले दिन से शुरू होता है। उम्मीदवार इस दिन या नामांकन दाखिल करने के लिए निर्धारित किसी भी दिन ऐसा कर सकता है, बस उस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश न हो। हमारे साथ सुधा देवी हैं। ये एक संभावित उम्मीदवार हैं जो अपना नामांकन फाइल करने आई हैं। आइए उनके साथ हम एक वैध नामांकन की शर्तों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं फॉर्म से। लोकसभा के लिए फॉर्म 2A होता है और विधानसभा के लिए फॉर्म 2B। नामांकन से जुड़े कागजात आरओ या निर्धारित एआरओ के सामने ही पेश करने होते हैं। इसे पब्लिक नोटिस में दिए गए स्थान पर ही फाइल किया जा सकता है। नामांकन उस अवधि में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही किया जा सकता है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन दाखिल करने के लिए अधिसूचित किया गया हो। फिर से सुनिए, नामांकन केवल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार किया जा सकता है। नामांकन केवल उम्मीदवार या उसका कोई प्रस्तावक ही दाखिल कर सकता है। इसे न तो डाक से और न ही किसी अन्य व्यक्ति के जरिए भेजा जा सकता है। नामांकन पर उम्मीदवार और निर्धारित प्रस्तावकों को हस्ताक्षर करने होते हैं। जहां मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या उसी राज्य की राज्य स्तर की पार्टी के लिए एक प्रस्तावक ही पर्याप्त होता है, वहीं बाकी अन्य उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत पड़ती है। इनमें दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त राज्य स्तर की पार्टियां शामिल है। अगर प्रस्तावक अशिक्षित हो तो उसके अंगूठे की छाप को या तो आरओ या भारत चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अटेस्ट कर सकता है, लेकिन उसका रैंक किसी एसडीओ से कम नहीं होना चाहिए। आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र देना होता है जिसमें उन्हें अपनी जाति या जनजाति के बारे में बताना होता है।
इसके लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वाला एक प्रमाण पत्र देना होता है जो हाल ही का हो। इसके अलावा अगर किसी सरकारी नौकरी से डिसमिस कर्मचारी 5 साल के अंदर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे निर्वाचन आयोग से प्रमाण पत्र आरओ के पास जमा कराना होता है कि उसे भ्रष्टाचार या देश के प्रति गद्दारी के कारण नौकरी से नहीं निकाला गया था। अगर उम्मीदवार किसी अलग चुनाव क्षेत्र को चुनता है तो उसे उस इलेक्टोरल रोल की प्रविष्टियों को जमा कराना होता है। इस कागज को स्क्रूटनी के वक्त भी जमा किया जा सकता है। ऐसे मामले में आरओ एक नोटिस देता है चेकलिस्ट में। इसके अलावा उम्मीदवार को फॉर्म 26 में शपथ पत्र भी जमा कराना होता है। इसे नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख में 3 बजे तक भी दाखिल किया जा सकता है। एक बार फिर अगर इसे दाखिल न किया गया हो तो आरओ नोटिस देता है। शपथ पत्र में सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। सुशील को एक शपथ पत्र में एक खाली कॉलम नजर आता है तो वे उम्मीदवार को एक नया शपथ पत्र दाखिल करने का नोटिस भेजते हैं जिसमें सभी कॉलम भरे हों और इसे नामांकनों की स्क्रूटनी के लिए तय समय तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कॉलमों का जिक्र किया है जो चेकलिस्ट में खाली छोड़ दिए गए थे। अब निर्वाचन आयोग की मंशा लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना नहीं है, इसलिए किसी शक की स्थिति में फायदा जरूर उम्मीदवार को ही मिलना चाहिए। जमानत राशि नामांकन दस्तावेज जमा करने से पहले या उस दौरान जमा की जा सकती है और ये इस प्रकार है। लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 रुपए, विधानसभा चुनाव के लिए 10,000 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी इससे आधी राशि। ये राशि आरओ या एआरओ के सामने या तो नकद जमा कराई जाए या आरबीआई या ट्रेजरी में जमा हो। चेक या बैंक ड्राफ्ट के जरिए ये राशि स्वीकार नहीं की जाती है। आरओ को उम्मीदवारों से नकद जमानत राशि प्राप्त करने और इसके लिए रसीद मुहैया कराने के प्रबंध करने होते हैं। अगर ये राशि रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा की जाती है तो चालान आरओ के सामने पेश किया जाना चाहिए। कोई उम्मीदवार किसी चुनाव क्षेत्र में नामांकन दस्तावेजों के अधिकतम 4 सेट दाखिल कर सकता है। किसी चुनाव में कोई उम्मीदवार 2 से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन किसी एक चुनाव के लिए सभी नामांकन पत्रों के वास्ते एक ही जमानत राशि पर्याप्त होती है। साथ लगाए जाने वाले बाकी अन्य दस्तावेजों के लिए केवल एक मूल प्रति ही आवश्यक होती है। आइए अब सुशील की चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं कि नामांकन दाखिल करने के लिए कौन कौन से विवरण और दस्तावेज आवश्यक होते हैं। चुनाव क्षेत्र का नाम, चेक। उम्मीदवार का नाम, चेक। नामांकन दस्तावेज दाखिल करने की तारीख और समय, चेक। नामांकन दस्तावेज की क्रम संख्या, चेक। अब बारी है दस्तावेजों की। फॉर्म 26 में शपथ पत्र देखें कि कोई कॉलम खाली तो नहीं। दूसरे चुनाव क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों के मामले में इलेक्टोरल रोल का सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट, चेक। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए फॉर्म ए और बी, चेक। जाति प्रमाण पत्र की प्रति जहां आवश्यक हो, चेक। जमानत राशि जमा कराई गई कि नहीं, चेक। शपथ लेने या अभिपुष्टि का काम हुआ या नहीं, चेक। अगर इनमें से कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किए जाते हैं तो सुशील को यह बताते हुए एक नोटिस जारी करना होगा कि उन्हें कब तक जमा कराया जाना चाहिए। इस नोटिस पर आरओ और उम्मीदवार दोनों के दस्तखत होते हैं। आरओ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शपथ पत्रों पर आगे की कार्रवाई की जाए। 1. आरओ और एआरओ के कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर शपथ पत्र की प्रति लगाया जाना। 2. अगर ये दोनों कार्यालय चुनाव क्षेत्र से बाहर हों तो इन प्रतियों का एक सेट किसी जाने माने सार्वजनिक स्थान पर लगाया जाए, जैसे कि चुनाव क्षेत्र की सीमाओं में मौजूद किसी बीडीओ का दफ्तर।
3. फाइलिंग के 24 घंटों के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर प्रतियों को अपलोड किया जाए। 4. अगर कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है तो भी वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके शपथ पत्र को न हटाया जाए। 5. जो कोई भी अनुरोध करे उसे ये प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अगर कोई किसी शपथ पत्र में किन्हीं झूठे बयानों की ओर इशारा करते हुए एक शपथ पत्र फाइल करता है तो उसे भी डिस्प्ले पर लगाया जाना चाहिए। लेकिन शपथ पत्रों में दिए गए बयानों की सत्यता के लिए न तो आरओ जिम्मेदार है और न उसके लिए इस सिलसिले में कोई पूछताछ करना जरूरी है। शपथ पत्र का महत्वपूर्ण पहलू होता है सरकारी राशियों का उल्लेख करना, जैसे कि रहन सहन की सुविधाओं, जल आपूर्ति, बिजली, फोन कनेक्शन और सरकारी परिवहन का खर्च। इसमें विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के मुताबिक इस सूचना को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एक प्रारूप में 2 स्थानीय अखबारों में छपवाना होता है। इनमें से एक स्थानीय भाषा में होना चाहिए। इसके अलावा ये काम उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के 2 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए यह भी जरूरी है कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अधिकारियों के सम्मुख खुद पेश होकर निर्धारित प्रारूप में शपथ या अभिपुष्टि को प्रस्तुत करें। ये अधिकारी हैं आरओ या एआरओ, जेल में बंद उम्मीदवारों के लिए जेल सुपरिंटेंडेंट, नजरबंद करके रखे गए उम्मीदवारों के लिए डिटेंशन कैंप के कमांडेंट, अस्पताल में भर्ती उम्मीदवारों के मामले में अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, भारत से बाहर के उम्मीदवारों के लिए डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि। शपथ या अभिपुष्टि तब की जानी चाहिए जब नामांकन के दस्तावेज आरओ के सामने जमा किए जा चुके हों, लेकिन ऐसा स्क्रूटनी की तिथि से पहले होना चाहिए। ये काम स्क्रूटनी से पहले पड़ने वाली तिथि की अर्धरात्रि तक हो जाना चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है तो एक ही चुनाव क्षेत्र में शपथ या अभिपुष्टि काफी है। लेकिन अगर वह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ लड़ रहा है तो फिर अलग अलग शपथ या अभिपुष्टि की आवश्यकता होगी। ये आरओ की जिम्मेदारी है कि वो उम्मीदवार को शपथ प्रमाण पत्र दे, चाहे वो इसे मांगे या नहीं। इसके बाद ये उम्मीदवार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह आरओ के सामने शपथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अगर कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है तो एक चुनाव क्षेत्र में ही शपथ या अभिपुष्टि प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है। सुशील को नामांकन से जुड़े कागजात के उस हिस्से की आरंभिक जांच पड़ताल तकनीकी नजरिए से करनी होगी जहां उम्मीदवारों और प्रस्तावकों के पंजीकरण के विवरण होते हैं। अगर उन्हें कोई गलती मिलती है तो उसे ठीक करने के लिए उन्हें उम्मीदवारों को बताना चाहिए। जो फॉर्म्स ए और बी होते हैं, राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए उन्हें नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन 3 बजे तक आरओ के पास जमा करा दिया जाना चाहिए। उनकी मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उनकी फोटोकॉपी, फैक्स या ईमेल स्वीकार्य नहीं है। किसी उम्मीदवार को जारी किए गए नोटिस को राजनीतिक दल एक नया फॉर्म बी जमा करके कैंसिल करा सकती हैं। ऐसा नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि को 3 बजे तक हो जाना चाहिए और उसमें नए उम्मीदवार के नाम का जिक्र किया जाए। इस फॉर्म में वो पहले वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए नोटिस को खारिज करेंगे। सुशील कुमार के पास नामांकन से जुड़े दस्तावेजों को प्राप्त करने के दौरान और उसके बाद किए जाने वाले कामों की लिस्ट है। आइए उस पर नजर डालें। 1. इन दस्तावेजों को प्राप्त करते ही इनमें से हर एक पर नामांकन की तारीख और समय को लिखकर उस पर बतौर आरओ फौरन अपने दस्तखत करें।
2. नामांकन से जुड़े हर प्राप्त किए गए दस्तावेज को समय के क्रम के अनुसार सीरियल नंबर दें, चाहे किसी एक उम्मीदवार ने कई नामांकन ही क्यों न दाखिल किए हों। 3. उम्मीदवार के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करें। इसके अलावा उम्मीदवार से उस भाषा या भाषाओं में अपना नाम साफ साफ लिखने को कहें जिनमें बैलेट पेपर को छापा जाना हो। 4. एक नोटिस दें जिसमें नामांकन से जुड़े दस्तावेजों की स्क्रूटनी और चुनाव चिन्हों के आवंटन के लिए समय, तारीख और जगह का जिक्र हो। उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक को कई दस्तावेज देने होते हैं। नामांकन फॉर्म के भाग 6 को भरें और इसे पावती के तौर पर उम्मीदवार या प्रस्तावक को दें। चेकलिस्ट की एक भरी हुई प्रति भी उसे दें। दाखिल न किए गए या किसी गड़बड़ वाले दस्तावेजों के बारे में उम्मीदवार को निर्धारित समय के अंदर उन दस्तावेजों को फाइल करने के लिए नोटिस चेकलिस्ट में ही करें। मतदान के खर्च के रोजमर्रा के ब्यौरे वाले निर्धारित रजिस्टर को भी उन्हें दें और इसकी पावती भी लें। पैम्फलेट और पोस्टर्स आदि की छपाई और पब्लिशिंग के बारे में सेक्शन 127A का एक सार। सुशील कुमार को नामांकन दाखिले की प्रक्रिया से जुड़े जिन कुछ अन्य पहलुओं को देखना होता है वे हैं: 1. नामांकन दाखिले की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए। 2. नामांकन के अंतिम घंटे की बिना एडिट की गई वीडियो को विशेष रूप से बेहद संभाल कर रखा जाए। 3. सभी कागजात संभाल कर रखे जाएं, उन्हें खोया न जाए। याद रखें, आरओ या निर्धारित एआरओ को नामांकन दाखिले की पूरी अवधि के दौरान दाखिले वाले स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए। आरओ को फॉर्म ए में एक नोटिस अपने नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए जिसमें नामांकन दाखिले की अवधि के दौरान हर दिन 3 बजे तक प्राप्त किए गए नामांकनों का जिक्र हो। यदि निर्धारित एआरओ को नामांकन किसी अलग जगह पर मिल रहे हों तो उसे फॉर्म 3A में ऐसा नोटिस भी पब्लिश करना चाहिए और रोजाना इस बारे में आरओ को सूचित भी करना चाहिए। नामांकित उम्मीदवारों की अंतिम सूची दाखिले के आखिरी दिन निर्धारित प्रारूप में 3 बजे के बाद तैयार की जाएगी और ये काम ईसीआई हैंडबुक के नियमों के अनुसार होगा। सुशील उम्मीदवारों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करने में व्यस्त हैं। ये एक आरओ का काम है। ये श्रेणियां हैं: 1. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। 2. पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और 3. निर्दलीय उम्मीदवार। अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों को दूसरी श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ऐसी हर श्रेणी में उम्मीदवारों के नामों को हर राज्य की आधिकारिक भाषा में वर्णमाला के अनुसार रखा जाएगा। सुधा देवी को अभी अभी एक बड़ी राहत मिली है। उन्हें लग रहा था कि उनका नामांकन रद्द होने वाला है क्योंकि वो भूल गई थी कि वो एक सरकारी पद पर थीं जिसके लिए उन्हें आर्थिक लाभ मिलता था, लेकिन अब वो उस पद पर नहीं है। लेकिन उनके वकील ने उन्हें बताया कि वो नामांकन के योग्य हैं क्योंकि अब वो उस पद पर नहीं है। अगर इस सिलसिले में कोई आपत्ति उठाई जाती है तो वो एक रिलीज लेटर दे सकती हैं। तो आइए अब जरा हम उन योग्यताओं और अयोग्यताओं पर नजर डाल लेते हैं जो संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य बनने के इच्छुक उम्मीदवारों पर लागू होती हैं। सबसे पहले तो संवैधानिक तौर पर उम्मीदवार में ये योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसे भारत के संविधान के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यक्ति के सामने शपथ लेनी या अभिपुष्टि करनी चाहिए, जैसा कि पहले बताया गया है। नामांकन दस्तावेजों की स्क्रूटनी की तिथि पर उसकी न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। उसे संसद द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य शर्त को पूरा करना चाहिए।
लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव के योग्य होने के लिए कुछ वैधानिक योग्यताएं भी आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार को राज्य की किसी भी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से होना चाहिए। लोकसभा में आरक्षित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सीटों के लिए उम्मीदवार को देश में कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। राज्य की विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार को उस राज्य के विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और लोकसभा के लिए वह देश में कहीं भी मतदाता हो सकता है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लक्षद्वीप संसदीय चुनाव क्षेत्र के मामले में उम्मीदवार को लक्षद्वीप की किसी भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य और लक्षद्वीप संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक मतदाता होना चाहिए। असम के स्वायत्त शासित जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के मामले में उम्मीदवार को ऐसे किन्हीं भी स्वायत्त शासित जिलों की किन्हीं भी अनुसूचित जनजातियों का सदस्य होना चाहिए और उसे ऐसे किन्हीं भी स्वायत्त जिलों के चुनाव क्षेत्रों में एक मतदाता भी होना चाहिए। सिक्किम के मामले में उम्मीदवार को सिक्किम संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक मतदाता होना चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार इन श्रेणियों के तहत आता है तो उसे संवैधानिक तौर पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पद पर काम कर रहा हो, यदि उसकी मानसिक स्थिति संतुलित न हो, यदि वह दिवालिया हो गया हो, यदि वह भारत का नागरिक न हो, यदि उसका किसी दूसरे देश से स्थापित संबंध हो, संसद द्वारा निर्धारित कानून के तहत अन्य अयोग्यताएं। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत भी कई वैधानिक अयोग्यताएं हैं, जैसे कि उम्मीदवार को सेक्शन 8 में निर्धारित अपराधों के लिए सजा हुई हो, सेक्शन 8A के तहत उसका आचरण भ्रष्ट रहा हो, सेक्शन 9 के तहत भ्रष्टाचार या देश के प्रति गद्दारी के लिए सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया हो, सेक्शन 9A के तहत सरकार के साथ सामान की सप्लाई के लिए अनुबंध किया हो या फिर सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी काम को करने का अनुबंध किया हो। सेक्शन 10 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा किसी कंपनी या कॉरपोरेशन में मैनेजिंग एजेंट, मैनेजर या सेक्रेटरी के पद पर काम करना जिसमें सरकार की 25% से कम हिस्सेदारी हो। सेक्शन 10A के तहत चुनाव के खर्च से जुड़ा विवरण दे पाने में असफल हो पाना, कोई उम्मीदवार योग्य है और अयोग्य नहीं है ये तय करने के लिए स्क्रूटिनी की निर्धारित तारीख ही नामांकनों की जांच के लिए तय तारीख होती है। इससे पहले कि हम अगले कदम की ओर बढ़ें, आइए नामांकन दाखिल करने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामलों के बारे में समय सीमा पर नजर डाल लें। शपथ पत्र और फॉर्म ए और फॉर्म बी को नामांकन दाखिल किए जाने वाले आखिरी दिन दोपहर 3 बजे तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए। शपथ नामांकन संबंधी दस्तावेज दाखिल करने के बाद और स्क्रूटिनी के लिए तय तारीख से पहले ही ली जानी चाहिए। इलेक्टोरल रोल के प्रमाणित एक्सट्रैक्ट को स्क्रूटिनी के समय तक दाखिल किया जा सकता है। अगर शपथ पत्र में कोई कॉलम खाली छोड़ दिया गया है तो स्क्रूटिनी के लिए तय समय तक भरे हुए सभी कॉलमों के साथ एक नया शपथ पत्र दाखिल किया जा सकता है। जमानत राशि या तो नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले या नामांकन पर्चा दाखिल करते वक्त जमा कराई जानी चाहिए। आयोग स्क्रूटिनी की जो तिथि निर्धारित करता है, आरओ के पास उसे बदलने का अधिकार नहीं होता। हाँ, उसके पास जांच के समय और जगह को बदलने का अधिकार जरूर होता है। आरओ को खुद ये स्क्रूटिनी करनी चाहिए। एआरओ को इस काम के लिए तभी अधिकृत किया जा सकता है अगर आरओ किसी बहुत जरूरी कारण से ये काम न कर पाए। आरओ को पब्लिक नोटिस और उस रसीद के जरिए परिवर्तित समय और स्थान की सूचना हर उम्मीदवार को उसके द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने के बाद देनी चाहिए। स्क्रूटिनी के दौरान ये सब लोग मौजूद हो सकते हैं: 1. उम्मीदवार, 2. उसका चुनाव एजेंट, 3. उसका कोई एक प्रस्तावक और 4. उम्मीदवार द्वारा अधिकृत एक अन्य व्यक्ति।
जांच के दौरान मौजूद उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को कागजात को छेड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें उनकी स्क्रूटिनी का समुचित अवसर जरूर दिया जाना चाहिए, लेकिन उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं है। आइए अब प्रक्रिया की बात करते हैं। नामांकन से जुड़े सभी कागजात और दस्तावेजों की स्क्रूटनी एक एक करके की जानी चाहिए और उन्हें या तो स्वीकार किया जाए या रद्द किया जाए। आरओ को नामांकन पर्चे को स्वीकार करने या उसे रद्द करने संबंधी अपने सभी फैसलों को रिकॉर्ड करना चाहिए। रद्द करने के मामले में इसके कारण को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। आरओ के पास किसी भी नामांकन के सिलसिले में अपनी ओर से कोई आपत्ति करने का अधिकार है। अगर किसी उम्मीदवार के नामांकन पर्चों में कोई आपत्ति पाई जाती है तो उम्मीदवार को इस आपत्ति को दूर करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उससे मुलाकात को आगे खिसकाया भी जा सकता है। इस स्क्रूटिनी को ज्यादा से ज्यादा नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि को सुबह 11 बजे तक ही आगे खिसकाया जा सकता है। अगर किसी उम्मीदवार के नामांकन को रद्द किया जाता है तो रद्द करने संबंधी आदेश की एक प्रति उस तक जल्द से जल्द पहुंचाई जानी चाहिए। कोई भी प्राधिकरण आरओ के फैसले की न समीक्षा कर सकता है न पुनरीक्षा। इनमें अदालतें और निर्वाचन आयोग भी शामिल हैं। इसे चुनौती सिर्फ चुनाव खत्म होने के बाद किसी चुनाव याचिका के जरिए ही दी जा सकती है और ज्यादा एहतियात बरतते हुए जांच प्रक्रिया से पहले की तैयारी के तौर पर आरओ को स्क्रूटनी से पहले वाले दिन सभी नामांकन पर्चों की ध्यान से जांच करनी चाहिए। किसी उम्मीदवार के नामांकन पर्चे इन आधारों पर रद्द किए जा सकते हैं। 1. वह जांच वाले दिन चुनाव के योग्य नहीं है या अयोग्य हो जाता है। 2. उम्मीदवार नामांकन पर्चे पर दस्तखत नहीं करता या उसके पास निर्धारित संख्या में प्रस्तावक नहीं होते। 3. जमानत राशि जमा नहीं की जाती। 4. इलेक्टोरल रोल में प्रविष्टि के सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट को जमा नहीं किया जाता अगर उम्मीदवार किसी दूसरे चुनाव क्षेत्र में मतदाता हो। 5. फॉर्म 26 में शपथ पत्र जमा नहीं किया जाता। 6. नामांकन पर्चे को निर्धारित तारीख और समय तक दाखिल नहीं किया जाता। 7. नामांकन पर्चे आरओ या अधिकृत एआरओ के पास दाखिल नहीं किए जाते। 8. आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 33 के किसी भी अन्य प्रावधान का पालन नहीं किया जाता। नामांकन ऐसी गलतियों की वजह से रद्द नहीं किए जाएंगे जिनकी खास अहमियत ना हो, जैसे कि चुनाव चिन्ह से जुड़ी घोषणाओं में गलतियां इत्यादि। शपथ पत्र में दी गई कोई गलत जानकारी भी नामांकन को रद्द करने का आधार नहीं बन सकती। स्क्रूटिनी के बाद अब समय होता है वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची तैयार करना। आरओ को फॉर्म 4 में ये सूची तैयार करनी होती है। अब भी एक संभावना बची होती है। वैध उम्मीदवार निर्धारित फॉर्म में नोटिस देकर अपनी उम्मीदवारी को वापस ले सकते हैं और ये है फॉर्म 5। ऐसा उम्मीदवारी को वापस लेने के लिए तय की गई आखिरी तारीख को दोपहर 3 बजे तक किया जा सकता है। किसी अन्य रूप में यह नोटिस स्वीकार्य नहीं होता। दरअसल उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी का ये नोटिस स्वयं या फिर अपने चुनाव एजेंट अथवा प्रस्तावक के जरिए ही भिजवाना होता है और उसे लिखित में इन लोगों को अधिकृत करना होता है। उम्मीदवारों को ये जानना चाहिए कि वे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए तय आखिरी तारीख के बाद अपना नाम वापस नहीं ले सकते। साथ ही उम्मीदवारी वापस लेने के इस नोटिस को भी वापस नहीं लिया जा सकता। सुशील कुमार अब फॉर्म 6 तैयार कर रहे हैं। ये उन उम्मीदवारों की लिस्ट है जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। आरओ को ये लिस्ट अपनी नोटिस बोर्ड पर लगानी होती है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है फॉर्म 7A में।
संसदीय चुनावों के लिए ये सूची अंग्रेजी और हिंदी में गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश की जाती है। इसे संबंधित राज्य के आधिकारिक गजेट में भी छापा जाता है। किसी राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए इसे संबंधित राज्य के आधिकारिक गजेट में उस राज्य की आधिकारिक भाषाओं में छापा जाता है। इस लिस्ट की प्रतियां भेजनी होती है। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को नोटिस बोर्ड पर लगाए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और मतदान वाले दिन हर मतदान केंद्र को एक एक प्रति भेजी जाए। ये लिस्ट तैयार करने के लिए उम्मीदवारों के नाम 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाएंगे। 1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के उम्मीदवार। 2. पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार। और 3. निर्दलीय उम्मीदवार। ऐसी हर एक श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला के अनुसार रखे जाएंगे, लेकिन लिस्ट में उनकी क्रम संख्या लगातार ही होनी चाहिए। हर श्रेणी में वर्णमाला को ये क्रम संबंधित राज्य की आधिकारिक भाषा की लिपि के अनुसार होना चाहिए और ये काम निर्वाचन आयोग की हैंडबुक में दिए गए निर्देशों के मुताबिक हो। उम्मीदवार ने अपने नामांकन पर्चे में जो नाम दिया है उसके पहले अक्षर के हिसाब से ही नामों को रखा जाना चाहिए, चाहे ये उसका नाम हो या उपनाम। उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी इनिशियल्स की अनदेखी कर देनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को ये छूट दे रखी है कि वो अपने नामों के आगे किसी सम्मानजनक, पेशेवर या अन्य किसी टाइटल को लगा सकते हैं, लेकिन नामों को वर्णमाला के अनुसार लगाते वक्त ऐसे टाइटल की अनदेखी की जानी चाहिए। इस लिस्ट में दिए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम उम्मीदवार द्वारा दिए गए उसके नामांकन पर्चे से मेल खाने चाहिए। लेकिन अगर उम्मीदवार को लगता है कि उसका नाम नामांकन पर्चे में गलत बोला जा रहा है या गलत लिखा गया है या वह उस नाम से अलग है जिस नाम से उसे जाना जाता है, तो वह अपने नाम के उपयुक्त रूप और स्पेलिंग को लिखित में आरओ को दे सकता है। लेकिन ऐसा आरओ द्वारा फॉर्म 7A को तैयार करने से पहले किया जाना चाहिए, जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम होता है। इस अनुरोध की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद आरओ उम्मीदवार के नाम में ऐसे बदलाव की अनुमति दे सकता है, लेकिन आरओ उम्मीदवार से अपने इस अनुरोध के समर्थन में उपयुक्त सबूत पेश करने को भी कह सकता है। आइए अब उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया पर नजर डालें। इसे नियंत्रित करता है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट आदेश 1968। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को इन दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह ही मिलते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, किसी एक राज्य में मान्यता प्राप्त राज्य स्तर की पार्टी दूसरे राज्य में गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टी होगी जहां इसे मान्यता नहीं होगी। ऐसे दलों के उम्मीदवारों को ऐसे अन्य राज्यों में सिर्फ उनके आरक्षित चुनाव चिन्ह ही मिलेंगे अगर पार्टी का केंद्रीय कार्यालय चुनाव अधिसूचना के 3 दिनों के अंदर भारतीय निर्वाचन आयोग के पास इस सिलसिले में आवेदन करता है। ऐसे दलों के आरक्षित चुनाव चिन्हों को उनके उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने के लिए आयोग की तरफ से निर्देश जारी किया जाना चाहिए। इसी तरह पिछले 6 साल में जो दल राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दलों के तौर पर मान्यता गंवा चुके हैं, वे अपने पहले वाले आरक्षित चुनाव चिन्हों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वे पहले बताए गए तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आयोग जरूरी निर्देश जारी कर देगा। कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी भी केवल आम चुनावों के दौरान मुक्त चुनाव चिन्हों में से एक मिलते जुलते चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए आयोग के पास आवेदन कर सकती है। उनके मामले में भी आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह के मामले में विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। किसी भी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए कोई भी चुनाव चिन्ह आरक्षित नहीं होता। इन उम्मीदवारों को आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से ही चुनाव चिन्ह चुनना होता है। ऐसा हर उम्मीदवार मुक्त चुनाव चिन्हों के विकल्प नामांकन पर्चे के भाग 3 में अपनी पसंद के क्रम में दे सकता है। उसने अपने पहले नामांकन पर्चे में जिन चुनाव चिन्हों को चुना था, यहाँ उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे ऐसा नामांकन पर्चा रद्द क्यों न हो जाए। अगर किसी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल का उम्मीदवार किसी चुनाव चिन्ह को अपनी पहली पसंद के तौर पर चुनता है, तो उसे ऐसा चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा और निर्दलीय उम्मीदवार अपवर्जित होंगे।
अगर दो ऐसे उम्मीदवार एक सा ही चुनाव चिन्ह चुनते हैं तो आरओ ड्राइंग लॉट्स के जरिए विजेता का फैसला करता है। अगर इनमें से एक पहले ही एमपी या एमएलए है तो ड्राइंग लॉट्स के बिना ही उसे चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी उम्मीदवारों में से जो भी बचता है उसे आवंटन के लिए उपलब्ध बाकी बचे मुक्त चुनाव चिन्हों में से एक दे दिया जाता है। सुधा देवी जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्हों के आवंटन की प्रक्रिया वही रहेगी। वे भी मुक्त चुनाव चिन्हों के 3 विकल्प दे सकते हैं और उनके पहले नामांकन पर्चे में दी गई पसंदों का ध्यान रखा जाता है। नामांकन और चुनाव चिन्हों के आवंटन की प्रक्रियाएं अब खत्म हो चुकी है। आइए इस काम से जुड़े कदमों पर फिर से एक नजर डालें। चुनाव की अधिसूचना, पब्लिक नोटिस जारी करना, वैध नामांकन की शर्तें, जमानत राशि के बारे में, वैध नामांकन के लिए चेकलिस्ट, शपथ पत्रों के मामले में क्या कार्रवाइयां जरूरी है, शपथ या अभिपुष्टि, फॉर्म 3A में नामांकित उम्मीदवारों की सूची, योग्यताएं और अयोग्यताएं, महत्वपूर्ण समय सीमाएं, नामांकनों की स्क्रूटनी और रद्द करने के आधार, फॉर्म 4 में वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची, उम्मीदवारी को वापस लेना, फॉर्म 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, चुनाव चिन्हों का आवंटन, फॉर्म 7A में चुनाव चिन्हों के साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। निर्वाचन प्रक्रिया का उचित ढंग से चलना नामांकन की बेनुक्स और संगठित प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही सुचारू चुनावों की दिशा और दशा तय करता है। ये जरूरी है कि वह अपने काम को बारीकी से और ठीक से समझे और उसे सही तरीके से अंजाम दे।